दोस्तों, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी ने नीट यूजी एडमिशन 2026 की काउंसलिंग शुरू कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। हम सीधे यहां पे एक स्टूडेंट का लाइव फॉर्म फिल करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे पे करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग ध्यान से सुन लीजिए। इस साल एमसीसी के रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और कई चेंजेस भी हुए हैं। एक ऑप्शन भी आपने गलत सेलेक्ट कर लिया या डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं हुआ या कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हो गई, चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं करी, तो आपकी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो या 2 लाख रुपए हो, सब तुरंत जब्त हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। इसलिए मैं जैसे जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है। एक भी गलती हो गई ना तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पूरा साल बर्बाद होगा और सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर खुद फॉर्म भर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। और अगर आप इस स्ट्रिक्ट प्रोसेस में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको फॉर्म भरवाना हो, चॉइस फिलिंग करवानी हो या कोई भी गाइडेंस मेंटोरशिप चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी और पूरी काउंसलिंग करवाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एमसीसी के पोर्टल पे आ जाना है। अपने ब्राउजर में सर्च करिए एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल। अब जो पहली वाली लिंक है उस पर क्लिक करिए और आपके सामने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स और जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हैं, डीयू, बीएचयू वगैरह, इनमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग एमसीसी के ही पोर्टल पे होगी। अब यहाँ यूजी मेडिकल वाला सेक्शन ओपन कर लेना। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। एक पॉपअप आएगा, यहाँ ओके कर दीजिए। अब आपके सामने एडमिशन पोर्टल का लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जो न्यू कैंडिडेट हैं, पहली बार काउंसलिंग फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। मैं इसमें मेन बातें आपको समझा देता हूँ। पहली चीज, आगे अभी हमें पासवर्ड बनाना रहेगा। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी पासवर्ड आप सेट करो उसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर ही होने चाहिए। सिंपल याद रखने के लिए आपको एक आसान सा फॉर्मेट बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नाम अभिनव है तो पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए, नाम के बाद @ लगा दीजिए, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ डाल दीजिए। बस बन गया पासवर्ड और आपको ये याद भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट कितना करना है ये भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए, आपको 2 टाइप की फीस पे करनी होगी, एक रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का जमा करना है। SC, ST, OBC और PWD वालों के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर तुम डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इनमें पढ़ाई की फीस बहुत हाई होती है, आमतौर पर 15 लाख से 35 लाख रुपए पर ईयर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। डीम्ड कॉलेजेस में कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। इनमें कट ऑफ बहुत लो जाती है। तुम्हारी रैंक 5-7 लाख होगी तो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सको तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी केस में ये वापस नहीं आती। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी के लिए 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करना होगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपका ये रिफंडेबल होता है, वापस हो जाता है। रिफंड के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उन पर अभी आगे बात करेंगे कि किसको रिफंड मिलेगा किसको नहीं। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट आपको अलग अलग नहीं जमा करना है, आपको साथ में ही पेमेंट करनी होगी। तो ऐसे समझ लीजिए कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को टोटल 11,000 पेमेंट करनी होगी। SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी वालों को 5,500 रुपये पेमेंट करनी होगी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको टोटल 2,05,000 जमा करना है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे आगे सब बताया गया है कि फॉर्म भरने में क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, फिर काउंसलिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है,
काउंसलिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि आप किन इंस्टीट्यूशंस में काउंसलिंग कराना चाहते हो। अभी आगे फॉर्म भरते वक्त ये सब सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन बच्चों को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी बैंक डिटेल से रिलेटेड। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एनआरआई और फॉरेन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इतना काम करने के बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। उसके बाद पेमेंट का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। फिर आपके सामने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद हम उसे लॉक करेंगे और फिर आपका पूरा काउंसलिंग फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें वेट करना है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब पोर्टल पे आप लॉगिन करके देख पाएंगे कि आपको किस कॉलेज में किस प्रोग्राम में सीट मिली है। जिनको किसी कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी वो अगले राउंड का वेट करेंगे, और जिनको सीट मिल जाएगी उनके पोर्टल पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे, फ्रीज और फ्लोट। इनमें से कोई एक आपको चूज करना होगा। जो कॉलेज आपको मिलेगा, अगर आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो, कोई दूसरा बेहतर कॉलेज चाहते हो, तो फ्लोट ऑप्शन चुनना होता है। और अगर तुम्हें जो कॉलेज मिला है उससे 100% सेटिस्फाइड हो, बदलना नहीं चाहते, तो फ्रीज सेलेक्ट करना है। इनमें से जो भी आपकी इच्छा हो चूज कर लेना। उसके बाद तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। SC ST OBC या EWS कैटेगरी से अप्लाई किया है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। OBC और EWS वालों को एक जरूरी नियम ध्यान रखना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के पहले का बना हुआ है तो वो मत लगाना, वो इनवैलिड होगा, आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ नया सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। बाकी विकलांग वालों को अपना PWD सर्टिफिकेट भी डालना होता है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। इस ऑप्शन में भी आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। जिनकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है वो अपना अलग से DOB सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको आई एग्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी स्क्रीन पे कंसेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको परमिशन देनी है। सिंपल यहाँ पे चेक ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करिए, सारे सेक्शन टिक हो जाएंगे। उसके बाद नीचे एग्री पे क्लिक कर दीजिए। अब रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ आपको नीट UG का रोल नंबर डालना है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। सिक्योरिटी पिन नीचे शो हो रही होगी, उसे यहाँ एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। इसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, ये सब आपको रखना है। मान लीजिए आपका नाम सुमित है तो पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए, फिर @ लगा दीजिए, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इस फॉर्मेट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी और आपको आसानी से याद भी रहेगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी लिखा है। जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त डाला था सेम वही यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करिए, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल देना। दोनों में से कोई एक भी डाल दोगे तो काम हो जाएगा। अगर OTP नहीं आया है तो रिसेंट पे क्लिक करके दोबारा भेज सकते हो। ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपको एक बार फिर से कंसेंट देनी होगी। यहाँ चेक ऑल पे क्लिक करिए, नीचे सारे सेक्शंस टिक हो जाएंगे। उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है, फिर कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस कर दीजिए। अब आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस आपको 6 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना रहेगा। चलिए अब एक एक करके सब फिल करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए, फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। कुछ चीजें ऑलरेडी फिल रहेंगी, वो सीधा नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसमें से अपने आप निकल के आ जाता है। आपका जेंडर, नेशनैलिटी ये ऑलरेडी फिल रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। यह पूछा जा रहा है कि क्या आप NRI सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। NRI उनको बोलते हैं जो इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इन्हें नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है। जो लोग प्रॉपर इंडिया से हैं, इंडिया में ही रहते हैं, वो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। जो लोग फॉरेन से हैं, NRI कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, वो इसमें यस सेलेक्ट कर सकते हैं। NRI प्रायोरिटी में नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ आपको अपना रिलीजन चूज करना है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी में नो कर दीजिए। जो लोग विकलांग हैं सिर्फ वही इसमें यस करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
एएफएमसी का अपना अलग स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, उसमें मेडिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप वो सब क्लियर करते हो तभी एएफएमसी में एडमिशन मिलेगा। तो जिन्हें एएफएमसी के लिए अप्लाई करना हो वो इसमें यस सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सभी लोग नो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम, फिर अकाउंट नंबर, यहाँ फिर से अकाउंट नंबर कंफर्म करिए, फिर आईएफएससी कोड, यहाँ बैंक नेम और यहाँ ब्रांच नेम। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, इसमें यस कर देना, फिर अगला सेक्शन खुल जाएगा। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। इसमें सब कुछ क्लास 12th के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। स्कूल या स्टेट में जिन्होंने जामिया से 12th करी है वो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिन्होंने दिल्ली के किसी स्कूल से 12th किया है वो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने किसी और स्टेट से 12th की पढ़ाई की है वो सब अदर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग स्टेटस में पास्ड सिलेक्ट कर लेना। यहाँ आपको पासिंग ईयर बताना है। यहाँ 12th का रोल नंबर एंटर करिए। फिर क्लास 12th पासिंग स्टेट में जिस भी राज्य से आपने 12th पास किया है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ स्कूल का नाम एड्रेस के साथ डालना है। आपकी मार्कशीट में स्कूल नेम विथ एड्रेस लिखा होता है, वही डाल दीजिएगा। फिर इधर स्कूल का पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड मार्कशीट में नहीं लिखा होता। अगर आपको पता हो स्कूल का पिन कोड तो ठीक है, अदरवाइज गूगल पे सर्च कर लेना। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स भरने हैं। पासिंग स्टेटस में पास्ड सेलेक्ट कर लो। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स में 100 लिख देना और उसमें जितने नंबर आपको मिले हों वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में डाल देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ये सारी डिटेल्स भी सेव कर देनी है। इसमें आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि क्या आपने 11th और 12th की पढ़ाई दिल्ली से करी है या नहीं। यस या नो जो भी हो आपका सेलेक्ट कर लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो 85% दिल्ली स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी के थ्रू ही होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये सब डीयू से एफिलिएटेड हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कॉलेजेस आते हैं, वीएमएमसी और एबी विम्स, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये सब दिल्ली में ही लोकेटेड हैं। तो इन कॉलेजेस में जो दिल्ली स्टेट कोटा की 85% सीट्स हैं उसके लिए आपको अलग वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं करना होता। इनकी सभी सीटों पर काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होती है। तो जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से पास करी है वो इन कॉलेजेस में 100% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो दूसरे स्टेट से पास आउट हैं वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आपकी स्क्रीन पे अप्लाई फॉर सेक्शन खुल जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि आप किन किन इंस्टीट्यूशंस में काउंसलिंग और एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन सभी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा 15%। इंडिया के हर राज्य में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। बाकी बची जो 85% सीट्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर राज्य के बच्चों के लिए होती हैं और इनकी काउंसलिंग स्टेट के अलग पोर्टल पे होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर आप एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर और जामिया के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें यस सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। जिन्हें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना है तीसरा ऑप्शन उनके लिए है। जो लोग सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तीसरा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से पास करी है वो बच्चे चौथे ऑप्शन के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप डीयू या आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में स्टेट कोटा क्लेम करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने 11th और 12th किसी और स्टेट से पास किया है तो चौथा ऑप्शन मत सेलेक्ट करिएगा, ये आपके लिए नहीं है। जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआरआई सीट या माइनॉरिटी सीट के लिए अप्लाई करना चाहें वो पांचवा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जिनको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है छठवां ऑप्शन उनके लिए है। ध्यान रखना अगर तुम एएफएमसी भी सेलेक्ट करते हो तो इसमें तुम्हें एडमिशन सिर्फ नीट के स्कोर पे नहीं मिलता, उसके लिए अलग टेस्ट और असेसमेंट भी पास करना होता है। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग नीचे आपका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा कि कितना आपको पे करना है। अगर तुम्हारी रैंक 28,000 के आसपास या उससे कम है और जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के किसी न किसी कॉलेज में सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी वालों को 1,30,000 रैंक तक पे भी सीट मिल जाती है और एसटी कैटेगरी वालों को 1.5 लाख तक की रैंक पे भी सरकारी कॉलेजेस मिल जाते हैं। हर साल कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे होती है पर मोटा मोटा अंदाजा आप इससे लगा सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक बिल्कुल इसके बॉर्डर लाइन पे है तो एमसीसी के साथ साथ स्टेट कोटा के लिए भी अप्लाई करना, ठीक है।
अब इसमें अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको एड्रेस भरना रहेगा। जिनके पास दो अलग अलग एड्रेस हैं, टेम्परेरी किसी और जगह रहते हो और परमानेंट एड्रेस दूसरा है, तो दोनों में अलग अलग डाल सकते हो। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो पहले कॉरस्पॉन्डेंस वाले में अपना एड्रेस भरिए, उसके बाद परमानेंट वाले में सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे टिक कर दीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर और ईमेल ऐड करना चाहो तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में डाल सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको भी सेव कर देना है। अब आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल्ड चेक की फोटो या बैंक पासबुक की फोटो या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। जो आपने पिछले सेक्शन में बैंक अकाउंट डिटेल डाली थी उसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना, किसी दूसरे अकाउंट का मत कर देना। फाइल आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और साइज 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करिए, आपकी फाइल सामने दिखने लगेगी। फिर यहाँ क्लिक करके सेव कर दीजिए। अपलोडेड फाइल फिर से देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। रिमूव करके दोबारा अपलोड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपको अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं एक बार दोबारा से चेक कर लेना। इसमें अगर कुछ भी चेंज करना हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ उस सेक्शन पे क्लिक करके सही कर सकते हो। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन पे टिक करिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फिर एक पॉपअप आएगा जिसमें यह बताया जा रहा है कि सबमिट करने के बाद दोबारा कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। अगर सब सही से भरा हो तभी यस सेलेक्ट करना। सबमिट करने के बाद आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएंगी। अब आपको फीस पेमेंट करना रहेगा। एक ही बार में पूरा फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। जहां तक आप अपनी डिटेल फिल करके सेव कर दोगे वहां तक आपका सब कुछ सेव रहेगा। आप दोबारा लॉग इन करके वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए। फिर जितनी फीस आपकी बन रही होगी वो यहाँ लिख के आ जाएगी। अगर तुमने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो पेमेंट से पहले एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको 2,05,000 रुपए टोटल जमा करना रहेगा। इतना अमाउंट यूपीआई के थ्रू पे करना अलाउड नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की भी लिमिट होती है, उससे भी आप सीधे 2,05,000 पे नहीं कर पाओगे। नॉर्मल लिमिट 50,000 से 1,00,000 तक ही होती है। तो पहले तुम्हें अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा लेना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके अपनी मर्चेंट ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा सकते हो। लगभग 2.5 लाख पे सेट कर देना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बैंक चले जाना, उनको बोलना कि मेरी मर्चेंट ट्रांजैक्शन लिमिट 2.5 लाख कर दो, वो कर देंगे। उसके बाद आप पेमेंट करना। जिन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई किया होगा उनको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इधर पेमेंट मोड में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ आई एग्री पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा। इनमें से आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर लो। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये बैंक का नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरे पास तो डीबीएस बैंक, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या यूनियन बैंक, इनका तो अकाउंट ही नहीं है तो मैं कैसे पेमेंट करूंगा। तुम्हारे पास किसी भी बैंक का अकाउंट हो तुम सबसे पेमेंट कर सकते हो। ये बस पेमेंट गेटवे का नाम है। इनमें से तुम कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड करोगे तो आगे तुम्हें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी तुम पेमेंट करना चाहो कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करके रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फीस पे करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है जिसमें तुम्हें अपने कॉलेजेस और कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिए। फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा और ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा। आपके लिए जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल होंगे उनकी पूरी लिस्ट इस साइड दिखेगी। यहाँ कॉलेज का नाम, एड्रेस और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। बगल में प्रोग्राम, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग जो भी होगा, और यहाँ पे कोटा। इनमें से जिस जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो उनको प्रायोरिटी वाइज ऐड करते चले जाना। यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो वो कॉलेज इधर फील्ड चॉइसेस वाले सेक्शन में दिखने लगेगा। फिल्टर यूज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। इंस्टीट्यूट के हिसाब से या प्रोग्राम के हिसाब से कॉलेज लिस्ट देखनी हो तो उसके लिए फिल्टर का इस्तेमाल कर लेना। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉलेज या कोर्स भी टाइप करके सर्च कर सकते हो। नंबर ऑफ चॉइसेस की कोई लिमिट नहीं है, जितने कॉलेजेस चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में हमेशा अपने ड्रीम कॉलेजेस को ऊपर रखिए, चाहे आपकी रैंक कितनी भी कम क्यों ना हो। उसके बाद टारगेट कॉलेजेस को अरेंज करिए जिसमें आपकी रैंक के हिसाब से एडमिशन मिल सकता हो, और फिर सबसे नीचे बैकअप कॉलेजेस को फिल करिए। गलती से भी कोई ऐसा कॉलेज मत सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। ठीक है,
अब देखो, चॉइस फिलिंग सबसे ज़रूरी स्टेप है। बहुत सारे लोग डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं पर चॉइस फिलिंग में आके फंस जाते हैं। जो मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको चॉइस फिल करने में और दिक्कत आएगी, क्योंकि फ़ोन पे इंटरफेस प्रॉपरली शो नहीं होता है। अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक भी गलती कर दी तो सब चौपट हो जाएगा, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी अमाउंट भी डूब जाएगा। इसमें रैंडमली कुछ भी कॉलेजेस मत डाल देना। चॉइस फिलिंग के लिए आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी होती है। अपनी प्रेफरेंस, रैंक और बजट के हिसाब से पहले एक पूरी लिस्ट तैयार करनी होती है। इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, वरना अच्छी रैंक भी होगी तुम्हारी तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सारी टेंशन से बचना चाहते हो, बेस्ट कॉलेज आपको चाहिए और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप हमारे काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटोरशिप में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, मेंटोरशिप के अंदर आपकी पूरी फॉर्म फिलिंग कवर होगी, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों। अगर आप हमसे फॉर्म भरवा के काउंसलिंग करवाना चाहो तो हम फिलअप कर देंगे। अगर आप खुद भर रहे हो फॉर्म और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। दूसरी चीज़, मेंटोरशिप के अंदर हम आपकी रैंक, कैटेगरी और बजट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग की लिस्ट, कॉलेजेस की लिस्ट हम खुद बना करके देंगे। तो चॉइस फिलिंग की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी होगी। सारी एनालिसिस करके आपके रैंक और बजट के हिसाब से हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट, राउंड 1 रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट राउंड तक मैं खुद आपको गाइड करूंगा। आपके डाउट्स के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट सपोर्ट और कॉल सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ भी पूछना हो सीधे आप मुझसे बात कर पाओगे। और चौथा पॉइंट, आपको किसी भी अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे ही एमसीसी की तरफ से कोई नई नोटिस आएगी या काउंसलिंग शेड्यूल चेंज होगा, रिजल्ट अनाउंस होगा और भी आगे कई सारी अपडेट्स आती हैं, वो सब सीधे हम आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे। कोई अपडेट आप मिस नहीं करोगे। हर साल हजारों बच्चों का एडमिशन तो इसीलिए नहीं हो पाता है कि उनको टाइम पे अपडेट्स नहीं मिलते। कई लोगों को तो सीट मिल भी जाती है पर फीस पेमेंट की टाइमलाइन मिस कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते टाइम पे। तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी अपडेट्स आपको टाइमली प्रोवाइड की जाएंगी। काउंसलिंग खत्म होने तक आपको मेंटोरशिप सपोर्ट मिलेगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे। मार्केट में इसी सर्विस के लोग 25,000 30,000 चार्ज करते हैं, लेकिन आपके लिए हम बहुत ही नॉमिनल और अफोर्डेबल फीस में ऑफर कर रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप काउंसलिंग मेंटोरशिप लिख के भेजेंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो अगर आपको एक एक्सपर्ट का साथ चाहिए काउंसलिंग के इस पूरे सफर में, अपनी मेहनत को अब लास्ट मोमेंट पे आके बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मेंटोरशिप ज्वाइन कर लो। उसके बाद आपकी टेंशन खत्म, हमारा पूरा सपोर्ट और पर्सनल गाइडेंस सीधे आपको मिलेगा। आपने साल 2 साल कस के मेहनत करी है, लाखों रुपए कोचिंग में लगाए हैं और अब एंड मोमेंट पे जब आपका एडमिशन होना है तो काउंसलिंग में एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि मेंटोरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जिनको सिर्फ चॉइस फिलिंग लिस्ट बनवानी है, प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है या फॉर्म भरवाना है, वो लोग भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं पोर्टल पे। जब आप अपनी चॉइसेस फिल कर लोगे, कॉलेजेस डाल दोगे, तो उसके बाद सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सेव कर देना है। आप जितनी बार चाहो अपनी चॉइसेस को ऐड या रिमूव कर सकते हो। यहाँ मैनेज फील्ड चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट साफ साफ दिख जाएगी। इसमें आप कोई कॉलेज रिमूव करना चाहो या ऊपर नीचे करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। हर कॉलेज का नाम, एड्रेस और कोर्स प्रॉपर चेक कर लेना। कई कॉलेजेस के नाम सेम होते हैं, बस एड्रेस डिफरेंट होता है। एक ही कॉलेज में एमबीबीएस की भी सीट होती है, बीडीएस की भी सीट होती है, तो ध्यान से देख लेना कि तुमने वही सेलेक्ट किया है जो तुम्हें चाहिए। एमबीबीएस की जगह गलती से भी बीडीएस डाल दोगे और उसी में सीट मिल गई तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल ध्यान से सब करना है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। चॉइस इंटरचेंज करनी हो, रीअरेंज करना हो या मल्टीपल डिलीशन करना हो तो कर सकते हो। यहाँ लॉक चॉइसेस का भी ऑप्शन है। चॉइसेस फिल करने के बाद उनको तुरंत लॉक मत कर देना, वरना कभी तुम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। चॉइसेस लॉक तभी करना है जब तुम एकदम श्योर हो कि भाई अब मुझे कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं करना है। वैसे भी लॉक करो या ना करो, लास्ट डेट पे चॉइसेस अपने आप लॉक हो जाती हैं। अगर गलती से तुम लॉक करना भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपने आप लॉक हो जाएगा जब लास्ट डेट होगी। बस तुम्हें सेव करना नहीं भूलना है। जो भी कॉलेजेस फिल करना उनको सेव जरूर कर देना। इधर अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेव हुआ है या नहीं। जितने भी कॉलेजेस आपने डाले होंगे वो यहाँ फिल्ड चॉइसेस में दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक भी चॉइसेस सेव नहीं हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना।
जब लास्ट डेट पे आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी तब आपको उनकी लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ प्रिंट लॉक्ड चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पूरी लिस्ट दिख जाएगी। इसमें डाउनलोड लॉक्ड चॉइसेस लेटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेना। फिर जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो यहाँ क्लिक करके देख पाओगे कि कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी है। रिफंड का भी बता देता हूँ मैं आपको। 3 ही केसेस में आपको रिफंड आएगा। पहला, अगर आपको किसी कॉलेज में सीट मिलती है और आप उसी में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। दूसरा केस, अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। और तीसरा केस ये है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली और आप उसे ज्वाइन नहीं करते तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अगर अलॉटेड सीट ज्वाइन नहीं करना है तो आपको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा। राउंड 1 फ्री एग्जिट राउंड होता है। बहुत सारे बच्चों को स्टेट कोटा में सीट मिल जाती है तो वो अपनी MCC वाली सीट छोड़ देते हैं। अगर आप राउंड 1 में ही रिजाइन कर दोगे तो भी रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आगे के किसी भी राउंड में, राउंड 2, 3 या स्टे राउंड में सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते या फिर ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करते हो तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफीट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो एडमिशन लेके कंटिन्यू करो या फिर राउंड 1 में ही एग्जिट कर दो। आगे किसी भी राउंड में एग्जिट करोगे या ज्वाइन नहीं करोगे तो सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। रिफंड आपका उसी अकाउंट में आता है जिससे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।